जल्दी आ जाओ जल्दी। ठीक है, पिछली क्लास का मामला हमारा यही था। हो, और कैसे हैं सभी लोग, अपना हाल चाल बता दीजिए एक बार। न्यू चैप्टर शुरू होगा संडे को, बुझा गए? न्यू चैप्टर कब शुरू होगा? संडे को शुरू होगा। ठीक, संडे को शुरू करूंगा न्यू चैप्टर। मुझे डाकू जी, मैं सर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ठीक, चलो तो आप शुरू करते हैं। ठीक है सर, क्या ठीक है? ठीक है सर, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वायुमंडल की इंपॉर्टेंस को समझाओ। चलो, वायुमंडल के महत्व को बताना है। आंसर वेरी सिंपल सा है, सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चतुर्थी व्याप्त करने वाली गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, है ना। वायुमंडल में गैसों, जलवाष्प, धूलकण का संगठन होता है। वायुमंडल किससे किससे मिलकर बना है बताओ? वायुमंडल किससे किससे मिलकर बना है? तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट आप लेते हैं। एक तो लेते हैं गैसों को, दूसरा लेते हैं जलवाष्प को, तीसरा लेते हैं आप धूलकण को, है कि नहीं। इनसे मिलकर के क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। ठीक है जी, यहां तक का मामला डन है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण। अच्छा हाँ, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल टिका कैसे है? तो मैंने शुरू में ही बताया कि कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है बताओ बच्चा लोग, बताओ कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, वायुमंडल द्वारा ही धरातल पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव। मैंने आपको बताया ना, वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो इससे जीव की उत्पत्ति हम मान सकते हैं। जीव की उत्पत्ति के बारे में यहां से हम समझ सकते हैं, पहली बात। फिर हम जीवन की जो कल्पना करते हैं, तो जीवन की कल्पना हम यूं कर सकते हैं मेरे बच्चों कि ऑक्सीजन गैस यहां पर पाई जाती है, जो कि जीवनदायिनी गैस कही जाती है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं जीवनदायिनी गैस ना। ठीक, हमारे लिए उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है। तो कुल मिलाकर के अगर जीवन की हम कल्पना करें, पेड़ पौधों की कल्पना करें, तो हमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। ठीक है बाबू, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। ठीक, अन्य ग्रह क्या है? संविधान पड़े हुए हैं। अन्य ग्रहों में तो वायुमंडल नहीं है। मैंने आपको बताया था समझाते समय कि जो पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह है, अन्य ग्रह, उनमें वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल है भी तो कोई एक गैस बहुत अधिक है और गैस अनुपस्थित है। लेकिन हमारे यहाँ जो रेशियो है वो बहुत शानदार है, इसलिए यहाँ पर जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं, हमारे लिए जीवन संभव हो पाता है। ठीक, तो ये वेरी सिंपल है। देखो मैंने डिजाइन भी कर दिया आराम से, अगर इतने पॉइंट्स लिख देना तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे दूरी के आधार पर अगर हम देखें, अगर आपको जानना है इस चीज को, तो आप यूं समझिए कि जैसे ये सूर्य है, समझे बाबू? ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। कौन देवता है? ये सूर्य देवता है। सूर्य देवता के आगे कौन कौन आएंगे? इसके सामने बहुत सारे ग्रह आएंगे। जैसे यहाँ पर आ गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। ये गैसों का क्रम है, जानते हो कि नहीं इसको? सॉरी, ग्रहों का क्रम है, ग्रहों का। अब यहां से लेकर के यहां तक के ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक, और इसके बाद ये बृहस्पति सबसे, इसके बीच में कुइपर बेल्ट पाई जाती है, इसी को क्षुद्र ग्रह प्लेटिका कहते हैं। क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। आगे बताऊंगा जब आएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह यहाँ पर बृहस्पति और जितने ये हैं सभी हल्के पदार्थों के बने हैं, हल्की हल्की गैसों के बने हैं, गैसों के। इसे जोवियन प्लेनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको चारों को? जोवियन ग्रह, या इसी को कहते हैं हम बाह्य ग्रह। और इसे क्या बोलते हैं? इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं इनको। ये भारी पदार्थों के बने हैं। ठीक, भारी पदार्थ का मतलब जानते हैं, इसका मतलब इनमें धूल कण है, लेकिन ये ज्यादा करीब है ये दोनों, है ना, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पता है कितनी है? एक खगोल, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल माइल है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानते हैं लवी बाबू? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानते हैं आप लोग क्या होता है? मतलब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापेंगे, और संयोग से ये एक ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब आप कहेंगे सर कितना किलोमीटर है? तो देखो बाबू, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे करीब होती है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, 70 लाख किलोमीटर। और ये प्रकाश से पता चलता है, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है उससे पता चलता है। और जब पृथ्वी सबसे दूर होती है, मतलब सूर्य से जब दूर होती है एकदम, तब उस टाइम पे होती है 15 करोड़ 20 लाख। कितना? 20 लाख किलोमीटर। समझ गए बाबू? और इसी को क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगर इससे कम है तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, और इसी से ग्रहों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसके बाद एक और बड़ा यूनिट होता है जो गैलेक्सियों के बीच होता है, उसे पारसेक कहते हैं। पारसेक, है ना, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी बालक को? नहीं ना। इसी वजह से पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बिल्कुल सही जगह पर, या पृथ्वी की जो दूरी है वो बहुत अच्छी जगह पर है। समझ में आ गया? इसीलिए यहां पर एक बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर वायुमंडल मिलता है। ठीक, आगे बढ़ता हूं फिर। चलो ये क्वेश्चन कहां गए? हाँ ये हो गया है, इसको समझाया हूं। अगला, जलवाष्प किस तरह पृथ्वी पर एक कंबल की भांति कार्य करता है? बताओ। जलवाष्प, मेरे बच्चों जलवाष्प के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या बताया था जलवाष्प के बारे में? कि जैसे ये जलवाष्प जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वायुमंडल में तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, पहले तो कुछ उसको अवशोषित करता है, फिर ये पृथ्वी पर जाती है। कहां पर जाएंगी? पृथ्वी पर जाएंगी। तो जब आता है तब इसे हम सौरिक विकिरण बोले थे। क्या बोले थे इसको? सौरिक विकिरण। अगला चैप्टर इसी पर डिपेंड है, ठीक है, वहीं पर ये सारी चीजों का खुलासा करूंगा। विकिरण बहुत जबरदस्त वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर जब पृथ्वी से ये शाम टाइम पे रिवर्स जाता है तो इसे एग्जॉल्व करता है, एग्जॉल्व करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। जैसे ठंडी के समय पे पार्थिव विकिरण, इसलिए कंबल कहा गया इसको। ठंडी के समय में अगर कोई आदमी ऐसे लेटा है, ऐसे कोई आदमी ऐसे लेटा है और ऊपर से इसके कंबल ढक दिया गया ऐसे, ठीक, ऐसे ये कंबल ढक रखा है और नीचे ये चारपाई बढ़िया से दबा के रखा है ऐसे, है ना। वो अंदर की गर्मी को ना तो बाहर जाने दे रहा, देखो अंदर की जो गर्मी है यहाँ पर जो स्पेस है उस गर्मी को वो बाहर नहीं निकलने दे रहा, और ना बाहर की ठंडी को ये अंदर जाने दे रहा। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसी तरह से आपका जलवाष्प होता है ना, ना ये बाहर की ठंडी को ना तो अंदर जाने दे रहा है, और अंदर की जो गर्मी है ये ऊपर ठंडी है। ठंडी के समय में कंबल ओढ़ रखा है आदमी, तो इसको ना अंदर जाने दे रहा है, अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। और ये बीच में क्या कर रहा है? बीच में ये बिल्कुल इस तरह से अवरोधक का काम करता है। बुझाया ना? बीच में गैप होगा। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, बीच में गैप है। समझ गए? तभी ये शरीर की जो ठंडी होती है वो दूर हो जाती है, जैसे कंबल ओढ़ के ढक लो तो। ठीक,
गर्मी में कभी कंबल ओढ़ के लेट जाओ, देखो भी मजा आ जाएगा आपको। नहीं आएगा? आ जाएगा। जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा लगातार क्या होती है? कम। विषुवत रेखा में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। बोलो सही कह रहा हूं ना? तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो जलवाष्प ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल में जाएगा। बोलो सही बात है ना? बोलो यस सर। ठीक, इसीलिए विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ध्रुवों की ओर हम जाते हैं और तापमान कम होता जाता है तो इसका मतलब ये है कि जब तापमान कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। भाई ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? यही ना होगा कि ध्रुवों की ओर तापमान क्या हो जाएगा? टेंपरेचर हो जाएगा डाउन। टेंपरेचर डाउन तो वाष्पीकरण डाउन। जब वाष्पीकरण डाउन हो जाएगा तो जलवाष्प की मात्रा डाउन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अध्याय समाप्त है, बुझाया? ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा माहौल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। या सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है कौन? जलवाष्प, मैंने बताया है। एवं पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। इस प्रकार यह पृथ्वी का एक कंबल की भांति कार्य करता है। या पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देता है। देख रहे हो? यही तो अभी समझाया हूं यहाँ पर, ये देखो यही तो समझाया हूं मेरे ब्रदर। आगे, वायुमंडल में धूल कणों की क्या भूमिका होती है? बताओ, वायुमंडल में धूल कणों की क्या भूमिका होती है? बोलो बोलो बोल, राधे बोल। ये टुन टुन के ऊपर राजी। हाँ, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं पिक्चर बनाकर एग्जाम में। जहां पर जरूरत हो वहां पर बिल्कुल पिक्चर बनाइए, बिल्कुल मैपिंग करिए, ठीक है? वायुमंडल में धूल कणों की भूमिका बताना है आपको। अब धूल कण का क्या भूमिका होता है बताओ? जैसे यहाँ पर धूल कण है, इनकी क्या भूमिका होती है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जब मैंने बताया था धूल कण है तो इनकी भूमिका बताओ क्या होती है? वायुमंडल में धूल कण क्या करते हैं? वायुमंडल में धूल कण की क्या भूमिका होती है बताओ? क्या हो गया? टिक टिक कर रहा है क्या जी? ये टिक टिक बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। हाँ टिक टिक खुल, टिक टिक बंद, ये चल रहा है। हाँ बीपी समझ रहा हूँ, बीपी हो रहा है आपको, समझ रहा हूँ, जल्दी से इसका निदान करवाता हूँ मैं। इस बीपी को, एसपी को, दोनों को खत्म करता हूँ। अब ठीक हुआ बाबू? नहीं क्लास में कहीं बंद हो जाएगा, है ना? आरपी सर, हाँ मैं आवे दो आराम से। आओ बाबू आओ, बीपी कर रहा है वो, हम दिख ही नहीं रहे देखो उसमें, और जब तक हम दिखे नहीं तब तक हमें मजा नहीं आएगा पढ़ाने में ना। अभी आ गया ना, बहुत बढ़िया। कहाँ गया फिर से? हेलो हेलो हेलो, हम प्रेजेंट, अटेंडेंस लगा लो मेरी। आ गया ना मैं? आपकी बीपी एसपी खत्म? सर गायब हो गया? नहीं गायब नहीं हुआ, सामने खड़ा हूँ यार। इतनी बड़ी शरीर इतनी जल्दी थोड़ी गायब हो जाएगी, समझे? समय लेगा। आ गया ना, दिख गया? चलो अब देखो, ये जो धूल कण है वो आएंगे कहां से? तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसमें से भी धूल कण निकलते हैं, या तो जो हमारे यहाँ चिमनियां जलती हैं उससे धूल कण निकलते हैं, नमक के धूल कण होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इनका मुख्य कार्य हम समझते हैं। जब जलवाष्प नीचे से जाता है ना समुद्र से, जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होकर के जाके इसी के चारों ओर से क्या होता है? इसको गीला करता है, वही जलवाष्प इसको भी गीला करेगा इसी तरह से। बाबू ध्यान देना, इसी तरह से इसको गीला करता रहेगा, और जब इस तरह से इसको भी गीला करेगा, ऊपर वाले को भी गीला करेगा इस तरह से, ये भी गीला होगा जो धूल कण है, ये भी धूल कण गीला होगा, तो क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बनाएगा? बादल निर्माण करेगा ना बाबू। ये पूरा क्या बनेगा? ये बादल मतलब बन जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल का निर्माण हो जाएगा, बादल निर्माण। अब बादल निर्माण हो जाएगा तो फिर क्या कहना है? इसी को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संघनन कहते हैं मेरे बच्चा पार्टी। इसे क्या बोलते हैं? संघनन। बादल बन गया, और जब बादल बन जाएगा तो झमाझम कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे? रंगारंग कार्यक्रम। क्या बोलेंगे? तड़ित संध्या के साथ, तेजवाओं के साथ रंगारंग कार्यक्रम। वर्षा होगी, तेज बारिश होगी। जी हाँ मेरे बबुआ, आगे पढ़ो यहाँ पर। तो ये किरणें जो होती हैं, अच्छा और एक चीज क्या होता है? धूल कण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कराते हैं। जल तो कराता ही कराता है, जब जल के साथ ही मिलता है ना तो इंद्रधनुष का कलर देता है, इंद्रधनुषी कलर होता है इंद्रधनुष। सुबह शाम की जो सूर्य के प्रकाश की लालिमा होती है उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये धूल कण है। देखो वायुमंडल में सुबह शाम की लालिमा, इंद्रधनुष आदि रंग धूल कण अवस्थित कारण ही संभव हो पाते हैं, ठीक है? नमक एवं धुएं के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आर्द्रताग्राही केंद्र, ये देख रहे हो? कहते हैं इनके चारों ओर जलवाष्प एकत्रित होकर मेघों का निर्माण करता है, बादल का निर्माण करता है। क्लियर? क्लियर है भाई? बोलो एक बार, सारे बच्चे एक बार बता दो, क्लियर है मामला? चलो, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा में सबसे अधिक क्यों? बताओ। क्वेश्चन तो बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है, बताओ भाई। आप लोगों ने पढ़ा है ना? पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये सबसे निचली वाली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल ना। अब ये ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। ध्रुवों के पास ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर की। विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर की। यही तो पूछा गया है कि 18 किलोमीटर यहाँ की ऊंचाई क्यों, जब यहाँ पर 8 किलोमीटर है? तो वेरी सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। तापमान अधिक होने का, वेरी गुड, कौन बताया भैया? ओहो फजीना परवीन, हुआ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बाबू, है ना? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और जहां पर तापमान अधिक होगा मेरे बच्चे वहां पर संवहनी तरंगें ज्यादा उठती है। जहां पर तापमान अधिक होगा, तापमान अगर यहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? पूरे वर्ष लंबवत होता है। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर पूरे वर्ष, यहाँ पर पूरे वर्ष लगभग 90 डिग्री पर रहता है, लगभग
90 डिग्री पर चमकता है। इसी कारण यहां पर संवहनी तरंगें उठती हैं, और उठती नहीं है, ऊपर के वायुमंडल को भी गर्म करके ऊपर उठाती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल यहाँ पर क्या होता है, 18 किलोमीटर का होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझा? और यहाँ पर तापमान कम होता है, जिस वजह से ये 8 किलोमीटर नीचे होता है, यहाँ पर सामान्य तरंगें नहीं उठती हैं। ठीक है जी। और इसीलिए विश्व रेखा में पर डे दोपहर के बाद रंगारंग कार्यक्रम होता है। प्रतिदिन दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश होती है। दोपहर के बाद 2 से 4 के बीच में तड़ित झंझा के साथ, तेज हवाओं के साथ, झंझा के साथ क्या होती है, बारिश होती है। समझे? बारिश होती है। इसीलिए यहाँ पर सब जगह जंगल भी पाए जाते हैं, क्योंकि पहले बारिश होती है तो जंगल पाए जाएंगे। अब जब जंगल पाए जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप केवल इत्मीनान से पढ़ो, बार सब समझ में आ जाएगा। भाई ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगी, यहाँ पर सोच के देखो, जंगल ज्यादा पाए जाएंगे, और जंगल ज्यादा पाए जाएंगे तो जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जीव जंतु विभिन्न प्रकार के होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है विश्व की सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलती है, सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी यहाँ पर। कहाँ पर, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता। ओके, कहाँ मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। ठीक है जी। दलदली क्षेत्र होगा, क्योंकि बारिश होती है तो दलदली होगा यहाँ पर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अमेजन जंगल यहीं पर है, विश्व रेखा पर ही। अमेजन जंगल के बारे में जानते हो क्या है, अमेजन बेसिन। अमेजन जंगल जो है वो विश्व का 20% अकेले ऑक्सीजन उत्पादित करता है। ऑक्सीजन, सोच के देखो एक बार ना, देखा कितनी सारी बातें बता दिया। हाँ, दिमाग तो नहीं हैंग कर गया, नहीं क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विभिन्नता पाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विश्व रेखा पर 18, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने का अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप संवहन धाराएं चलती है, धाराएं अधिक ऊंचाई पर ताप को पहुंचा देती हैं। इससे क्षोभ मंडल पर की मोटाई विश्व रेखा पर बढ़ती है। ओके, सिंपल सी बात। आगे बढ़ो। ओजोन गैस के इंपॉर्टेंसी के संबंध में संक्षेप में बताएं। अच्छा, O3 क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। ऑक्सीजन गैस प्लस O, है ना, इक्वल O3। ठीक, यही तो होता है। हाँ, अगर O3 प्लस CFC तो इक्वल क्या हो जाएगा, O2 प्लस O, ये हो जाएगा। इसे क्यों कहते हैं, क्या, ओजोन क्षरण। क्या बोलेंगे इसको, ओजोन क्षरण। इसीलिए कहा जाता है CFC का प्रयोग ना करें। समझ गए? यूवी से बचाती है। हाँ, और दूसरी बात क्या है, ये हमें किससे बचाती है, यूवी रे से बचाती है ना, अल्ट्रावायलेट रे से, परावैंगनी किरणों से, बचाती है। ठीक है, अब देखते हैं मिलती कहां, ये समताप मंडल में मिलेगी, समताप मंडल की निचली सीमा पर, समताप मंडल की निचली सीमा पर मिलेगी, सीमा पर। ठीक, अच्छा देखो, ओजोन गैस समताप मंडल की निचली सीमा पर 10 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ये तो बताया गया। यहाँ पर मुख्य जो उसकी ऊंचाई होती है वो 20 से 25 किलोमीटर की होती है, बस जो यहाँ पर सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है इसकी। यार अच्छा आवरण, मतलब कहा जाए कि ये लाइफ लाइन ऑफ अर्थ ऑर्गेनिज्म है, पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए लाइफ लाइन है, और खासकर ह्यूमन बॉडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नुकसान होता है, कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है जी, बिल्कुल। या सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है। धरातल पर तापमान समान बना रहता है, ये किरणें सीधे धरातल तक नहीं आ जाती तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि धरातल पर जीवों का अस्तित्व ही नहीं रहता। वर्तमान समय में नवीन प्रौद्योगिकियों तकनीकी विकास के फलस्वरूप ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है, जिससे धरातल का तापमान, क्षरण भी बता दिया यहाँ पर, निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार मानव अपने लिए स्वयं समस्याएं क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। अब इसमें बताने क्या बात है, समस्याएं तो मानव पैदा ही कर रहा है ना बाबू। बोलो, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रही है सारी बातें, बताओ समझ में आ रहा है ना, बता दो मेरे बच्चे, बता दो मेरे राजा, बता दो, नहीं समझ लो। अगर नहीं बताओगे तो सजाएं क्या मिल सकती है, पता है ना आपको, क्या सजा मिल सकती है। हाँ जी सर, क्या सजा मिल सकती है बताओ पहले, अगर नहीं समझे तो क्या सजा मिलेगी। मौत, या लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं सजा आपको इस तरह की नहीं दे सकता ना, क्योंकि मुझे तुम्हें टॉपर की लिस्ट में शामिल होते हुए देखना है, तो सजा मौत कैसे दे दूंगा, नहीं दूंगा ना। आयन मंडल के महत्व को समझाइए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आयन मंडल किसके ऊपर होता है, मध्य मंडल के ऊपर होता है। आप जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और इसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल से नाम से ही पता है, यहाँ पर आयन जो गैसें होती हैं वो आयन से संबंधित होती हैं। तो कोई भी जो रेडियो या टेलीविजन या जो भी तरंगों के मध्य से आयन के माध्यम से चलने वाले हैं वो सभी से चलते हैं। हाँ, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं। इसी आधार पर इसे आयन मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ब्रह्मांड किरणें, कॉस्मिक रेज की अवस्थिति मिलती है। आयन मंडल के 3 परतें पाई जाती है, DE एवं 5E एवं F स्तरों में। रेडियो की दीर्घ एवं लघु तरंगों का परावर्तन धरातल पर होता है। यदि यह मंडल ना होता तो तरंगें ब्रह्मांड में अनंत में चली जाती। आयन मंडल में उत्तरी दिवा प्रकाश एवं दक्षिणी दिवा प्रकाश होता है ना, जिसको बोरियोलॉसिस और ऑस्टियोलॉसिस कहा जाता है ना। उत्तर में बोलते हैं इसको बोरियोलॉसिस, है ना, उत्तर में, नॉर्थ में। ठीक, दक्षिण में ऑस्टियोलॉसिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियोसिस। ठीक, ये कहाँ होता है, साउथ में होता है, ये ध्रुवों के पास। मौसम और जलवायु में कोई दो अंतर बताओ। तो मौसम जलवायु दोनों बता रखा हूं भाई। किसी स्थान की अल्प समय की मौसमी दशाओं के औसत को उस स्थान का मौसम कहते हैं, जबकि जलवायु किसी स्थान की लंबे समय की औसत मौसमिक दशाओं के सूचक है। मौसम जलवायु के मेन दो अंतर, मौसम किसी स्थान की लघु समय की, मतलब थोड़े समय के लिए औसत मौसमी दशाओं का सूचक है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसमी दशाओं का पालन करती है ना। मौसम में त्वरित परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। खत्म। देखो, कौन से तापमान निर्भर परिघटनाएं तापमान वृद्धि को दर्शाती हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना। बताओ। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करती है। सबको जानता है सूर्य से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य ही है। ठीक है जी, आगे। सूर्य से आने वाले विकिरण की तरंगों की लंबाई कम होती है, उसे शॉर्ट वेव कहते हैं, लघु तरंग कहते हैं सूर्य से आने वाले। और पृथ्वी से आने वाले को लॉन्ग वेव कहते हैं, दीर्घ तरंग कहते हैं इसको।
जो पृथ्वी से जाती है, तो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण तरंगों की लंबाई अधिक होती है, अतः उन्हें वायुमंडलीय परत इसे अवरोधित करती है। फलस्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। कारण कि आकाश में बादलों की उपस्थिति कारण क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है ना। ओजोन परत 20 शब्द में बताओ। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस वाली परत है। इस परत की ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है जी। मध्यमंडल के बारे में बताना है तो मध्यमंडल वायुमंडलीय परत है जो सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, सबसे ठंडा या सबसे ठंडा मंडल भी याद रखना है, यह सबसे ठंडा मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं तथा जलवायु व मौसम में क्या अंतर है, अब बताओ। अब मैं आपको बताया हूं कि जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश, जलवायु स्थल व असमान वितरण, तापमान, वायु दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, समुद्री धाराएं, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतीय अवरोध, धरातल का स्वभाव आदि है। और ये जलवायु क्या होता है, जलवायु दीर्घ अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। मौसम अल्प समय के लिए किसी स्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं, ठीक, तापमान, वायु, आर्द्रता, हवा, मौसम कहलाता है। समझे बाबू, नहीं समझे, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, तो देखो जलवायु के बारे में अगर मैं बात करूं, जलवायु को निर्धारित करने प्रमुख कारक के बारे में, तो इसमें कारक क्या क्या दिए हैं, पहले कारक को हम जान लेते हैं। कारक जान लेते हैं, कारक क्या क्या है। कारक है अक्षांश, एक एक को लिख लेता हूं पहले यहां पर, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको बहुत अच्छे से। अक्षांश, सेकंड, अक्षांश के बाद तापमान, जल का संघनन, क्या दिया है, जल का स्थल का समान वितरण, जल व स्थल का समान वितरण, जल व स्थल का असमान वितरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। फिर तापमान, वायुदाब, हवा, तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, समुद्री धाराएं, बादल, वर्षण, समुद्री धाराएं, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतीय अवरोध, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतीय अवरोध, और एक और स्थल का स्वभाव, सॉरी, धरातल का स्वभाव। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, यहां पर देखो दिया है अक्षांश, और अक्षांश को जानने के लिए आपको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य की पोजीशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पर और ये यहाँ पर सूर्य है। ठीक, चलो ध्यान से देखना इसको भाई, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया, और वो क्या है, हमारी पृथ्वी है। सूर्य से जो निकलने वाली तरंगें होती हैं, जैसे विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये नीचे मकर रेखा है। अब सूर्य से निकलने वाली तरंगें सीधे कहाँ जाएंगे, विषुवत रेखा में, और थोड़ी तिरछे होकर के कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, कर्क और मकर तक। ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम इसका जो समय होता है ठहरने का, वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में होता है, कर्क और मकर के बीच में। विषुवत रेखा में मैक्सिमम टाइम 90 पे होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी तरंगे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ये तिरछी होती जाएंगी, और जितना तिरछा होता जाएगा उतना उसका ताप का घटता जाएगा। जल व स्थल का समान वितरण, आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, जैसे अगर मैं पृथ्वी को लेता हूं, ध्यान से देखना, एक पृथ्वी और ले लेता हूं, ये पृथ्वी के अगर दो हिस्से हम कर देते हैं, ये दो हिस्से, तो ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, समझे, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा बहुत आयत में है। उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध भी कह सकते हैं, ऊपर ज्यादा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भैया यहाँ पर तो वर्षा इतनी समझ में नहीं आएगी, वाष्पीकरण भले होगा, लेकिन जब यहाँ पर वर्षा होती है तो समझ में आती है स्थलीय क्षेत्र में, तो ये डिफरेंस भी पाया जाता है। इसमें भी दो प्रकार की विंड्स होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पूरे में पड़ता है तो उस टाइम पे जो स्थल होता है जल्दी गर्म होता है, जल जो होता है देर में गर्म होता है। तो दिन के समय तापमान स्थल में अधिक होता है, प्रेशर लो होता है, और यहाँ पर क्या होता है, तापमान लो होता है, प्रेशर हाई होता है। तो विंड कैसे चलती है, दिन के समय ऐसे चलेंगी, रात के समय क्या होता है, स्थल जल्दी ठंडा होता है और जल देर में ठंडा होता है। ये दिन के समय की कहानी मैं बता रहा हूँ, रात वाला उधर लिखता हूँ। रात के समय क्या होगा जी, रात के समय स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा और टेंपरेचर क्या हो जाएगा, लो, और यहाँ पर क्या रहेगा, टेंपरेचर हाई रहेगा, प्रेशर रहेगा लो, है ना। तो अब ये इधर से किधर को मूव करेगा, अब ये रात के टाइम इधर से इधर को मूव करेगा। तो ये भी कंडीशन बनती है आपकी तापमान वायुदाब के लिए। ठीक है, फिर अगली बात, ये वायुदाब बता दिया, तापमान भी मैंने बता दिया, दोनों को एक साथ बता दिया यहाँ पर, ध्यान रखना। और हवाओं की गति भी इसी तरह से होती है ना, जिधर वायुदाब अधिक होगा उधर से वो लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। आर्द्रता, समुद्र के ऊपर आर्द्रता, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, संघनन होगा, संघनन होगा तो क्या बनेगा, बादल बनेगा, बादल बनेगा तो क्या होगा, वर्षण होगा, और समुद्री धाराएं भी इसके लिए प्रभावित कर सकती हैं। जैसे ला नीनो है, ला नीनो, फिर बताऊंगा ला नीनो एल नीनो के बारे में, अभी नहीं बताऊंगा, है ना, ये पूरा दिन का चैप्टर टॉपिक है ये, ला नीनो और एल नीनो, ये धाराएं होती हैं, इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है, ला नीनो से और एल नीनो से। ठीक है, फिर समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय का, और अगर ये 6000 मीटर है, ये 6000 मीटर यहाँ तक, 6000 मीटर में ये क्या हो गया, शून्य हो गया, 6000 मीटर में क्या बढ़ गया, ये शून्य बन गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जो 6000 मीटर है तो इसको हम कर लेंगे ग्रीन, और इसके ऊपर के भाग को हम क्या कर लेंगे, व्हाइट कर लेंगे पूरा। ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाएगा मेरे भाई कि जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये ऊपर बर्फ से ढका हुआ है, ऊपर वाला भाग क्या है, पूरा बर्फ से ढका है। तो आप देखिए पर्वतों में भी हाइट के आधार पर, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान गिरता जाता है, और जब तापमान गिरेगा ऊपर जाने पर तो उससे क्या हो जाएगा कि एक निश्चित सीमा तक तापमान इतना होता है कि बर्फ नहीं बन पाती, लेकिन जैसे जैसे वो उसके ऊपर क्रॉस करती है हाइट, उसके बाद उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो समुद्र से ऊंचाई हो गई, पर्वतीय अवरोध। अब जैसे मान लीजिए इधर से कोई मानसूनी पवने आ रही हैं और सामने पर्वत है, तो ये पर्वत से टकरा
टकरा करके इधर आर्द्रता गिरा देंगी इधर, और इस साइड पूरा शुष्क रह जाएगा, इस साइड क्या रह जाएगा, पूरा का पूरा शुष्क रह जाता है। समझ में आई बात ना, उधर शुष्क रह जाएगा, इधर पूरा का पूरा बाढ़ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, बाढ़, क्योंकि इस पर्वत से टकरा करके मानसूनी हवाएं अपनी आर्द्रता यहाँ पर गिरा दें, लेकिन उस साइड पे क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा, उधर बारिश ही नहीं होगी। ओके, आगे देखिए धरातल का स्वभाव, हाँ भाई किस प्रकार का है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, कि वो पर्वतीय भाग है कि मरुस्थलीय भाग है, तो जैसा उसका स्वभाव होगा वैसे होगा। सारे कारण मैंने आपको समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल और मौसम पर टिप्पणी लिखिए। आरबीएससी स्कूल में क्या था, परीक्षा पूछा गया था। वायुमंडल में क्षोभ सीमा की पत्नी परत के ऊपर, क्षोभ सीमा कितने मीटर की होती है, किलोमीटर की, तो क्षोभ सीमा होती है 1.5 से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की मोटाई होती है, माना जाता है। इसके निचले भाग में वायु ताप लगभग समान होता है, चारों तरफ सुरक्षित क्षेत्र है। मौसम वायुमंडलीय दशाओं को अल्प समय के लिए समेकित प्रतिफल है, यह वायुमंडलीय दशा निरंतर बदलती रहती हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, मजा भी आया है ना, मजा आया ना, एक एक क्वेश्चन को मैंने ब्रीफ कर दिया है, समझा दिया है आप लोगों को, मजा आया कि नहीं, एक बात बताओ भाई, अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। ये फिजिकल जियोग्राफी है, जितने अपना जवाब मेंशन करेंगे लगातार बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है, बताओ, लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है, बताओ। बहुत बढ़िया, 104 बच्चों के सही जवाब है, एकदम जबरदस्त। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो आपसे पूछा गया है, आप लोगों को पता है ये पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये 5 परतें हैं, और एक चीज पता है कि कहीं कहीं पर 10,000 किलोमीटर, कहीं पर 36,000 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन सघनता पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है, लगभग 75% सघनता। फिर इसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है, और इसके बाद तो अंतरिक्ष का मामला शुरू हो जाता है, निर्वात का, ठीक है। तो इसको हम जो अप्रॉक्सिमेटली मान सकते हैं वो 1600 किलोमीटर तक मान सकते हैं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जवाब आने वाला है, जवाब ये रहा आपके सामने आत्मा सर, जवाब देखिए, हमने जवाब दे दिया है आपको, आप माने या ना माने, जवाब आ चुका है, यस 82 ना, 82 होगा नाइट्रोजन। लेकिन आप लोगों ने गलत क्यों किया भाई, गलती क्षमा नहीं है, गलती को माफ नहीं कर सकता मैं, समझ लो, क्षमा योग बिल्कुल नहीं है गलती। भैया इधर आइए थोड़ा सा, वो कौन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहेंगे सर 20.95% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितना 78.08%, ये अप्रॉक्सिमेटली रखते हैं, इसको 21 कर देते हैं और इसको 78 कर देते हैं, ठीक है जी, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कितना है 0.036%, वैसे तो ये एग्जैक्ट है, बाकी इसको हम कितना रखते हैं, बोला करते हैं 0.03%, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हीलियम का तो नाम मत काकरी गैस है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम की घटनाएं घटित होती हैं, बताओ। चौंतीस बच्चों का आया खत्म, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, दिख रहा हूं मैं, हाँ दिख तो रहा हूं मैं, तो 34 बच्चों का आया क्षोभ मंडल, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, कहां पर, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैसों का जो द्रव्यमान है, गैसों का द्रव्यमान का 75% यहीं पर मिलता है, यहाँ पर जलवाष्प होते हैं, यहाँ पर धूल कण होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम मौसमी घटनाएं घटती हैं। मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, सबसे ठंडा मंडल, ठीक। समताप मंडल क्या होता है, इसमें ताप पहले समान होता है, तापमान समान होता है, चलिए इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओके दिख रहा है, चलो पोल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं जी, अगला बताइए। फोर्टी वन बच्चों ने दिया, पोल नहीं गया, इसका मतलब बच्चों के पास पोल नहीं जा रहा भाई। रिफ्रेश कर लो एक बार, आप लोग रिफ्रेश कर लो बाबू, एक बार रिफ्रेश कर लो सभी लोग, पोल प्रॉब्लम में समझ रहा हूं, तभी तो इतना कमा रहे हैं, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लो, ओजोन परत कहां पाई जाती है, मैं आपको बता दूं, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल पे, ठीक है, क्षोभ सीमा से लगा हुआ है, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा एक दो से कितना 1.5 से 2 किलोमीटर कौन सी क्षोभ सीमा है, और 18 किलोमीटर तक क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल, और ये 18 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की आपकी हो जाती है ये परत, जिसका नाम क्या होता है, क्षोभ मंडल, सॉरी क्षोभ सीमा। और 20 से 35 किलोमीटर तक, ध्यान रखना, 20 से 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता पाई जाती है ओजोन की, यहाँ 20 हो गया, और ये कहां तक 35 किलोमीटर तक,
25 कर लीजिए, 20 से 25 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक, 20 से कहां तक 25। यहां पर क्या मिलेगी, ओजोन। ओजोन का कार्य क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जो कि शरीर के हमारे शरीर के हानिकारक मतलब हमारे शरीर में होने वाले किसी भी हानिकारक कारकों को रोकती है, ऊपर ही रोक लेती है, ठीक है जी, कोई भी समस्या हमें ना होने पाए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, चीटा चीटी तक जानते हैं, हर कोई जानता है इसके बारे में, है ना, सबको पता है इतना, आप लोगों को भी मालूम होगा। फोर्टी फाइव। अभी भी पोल नहीं जा रहा क्या बाबू आप लोगों तक, अभी भी पोल नहीं जा रहा क्या आप लोगों तक? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, अभी भी पोल आप तक नहीं जा रहा, ये तभी तो इतने कम बच्चे आ रहे हैं ना, पोल जाता तो इतने कम बच्चे कैसे होते हैं? कैसे अपडेट कराते हैं जी, बच्चों के पास पोल ही नहीं जा रहा, कह रहे हैं। बताइए 20 मिनट हो गए, अभी हम 5 क्वेश्चन करवाएं, कितनी शर्मसार बात है ये ना, कोई बात नहीं, चलो भाई चलो आ गया, पोल लेट है सर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है बताओ? 157, ये कुछ ठीक रहा है, ये सही लगा है, 157 ना, आ गया पोल, चलो बहुत बढ़िया, 21%, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, अगला। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 50 का 2 किलो बैगन मार लड़के सही पट, कह रहा 50 का 2 किलो बैगन। फिर से नहीं गया पोल, पोल फिर से नहीं गया क्या बाबू, क्या बताएं, चलो जल्दी से खत्म करते हैं और क्या होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? भाई बच्चों के पास पोल नहीं जा रहा, कहाँ है? क्या बताएं सर, शिवानी गिरी, काजल कुमारी, खुशबू मिश्रा, मुस्कान, तनु गुप्ता, मधु कुमारी, प्रिंस, अजय सर की परी, काजल, अच्छा, रश्मि शर्मा। कितनी परतें हैं बताओ बाबू? यार भैया पोल वोल नहीं जाता है, क्या करें, बुलाओ थोड़ा सा उनको। ऑपरेटर महोदय, बच्चों के पास पोल ही नहीं जा रहे हैं, बताओ क्या करूं मैं? हाँ, और एक आध क्वेश्चन हो तो चलो ठीक है, लगातार नहीं जा रहे। हाँ बताओ, 200 बच्चों। क्या करूं तो, मैं बस वही ले रहा हूँ, भेजूंगा बोलूंगा, अगर मैं सही हो तो रहने दीजिए। 79% कह रहे हैं हाँ प्रॉब्लम है सर, देखिए। हम्म, तो बच्चों के पास जाएगा नहीं तो वो जवाब कहाँ देंगे यार। चलो ये फिर भी ठीक है, उसमें शोषित करने वाली परत कौन सी, क्षोभ मंडल है।
सभी लोग पोल करो जो मैं आपके पास भेजा हूं। प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही? सभी लोग पोल करो इसमें। सभी स्टूडेंट पोल करो इसमें। देखो बाबू, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं आपसे इसीलिए पोल मांग रहा हूं कि अगर नहीं आ रहा है तो जो मैं पोल भेजूं उसमें बोलो कि हाँ नहीं आ रहा, रिस्पॉन्ड करो, है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें रिस्पॉन्ड करो तो मैं इसको ऊपर भेज सकूं। ठीक, बताइए। भेजो, फिर से भेजो। भेजो आप, मैं आपके पास भेजा हूं। भेजो, तुरंत भेजो। दिक्कत आ रही है कि नहीं, हाँ या ना? सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करो ना, तुम लोग कर रहे हो? सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करो इसमें। पोल में रिस्पॉन्ड करो इसमें जो भेजा हूं आपके पास। दिखा दो लीडर बोर्ड क्या होगा। खुशी शर्मा और ये फिर शिवम, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अन्य कुमारी, राकेश कुमार चंद्रवंशी, आकृति कुमारी, सागर कुमार, विद्याकुल के स्टूडेंट सुहानी कुमारी। पृथ्वी का मौसम मुख्य रूप से किस परत से संबंधित है? देखिए पोल जा नहीं रहा है, पोल करवाने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर की टीम से बात करिए आप। हाँ बिल्कुल बात करिए। बताइए ये हालात है, इधर देखो, इधर देखो, क्या मतलब है करवाने का? फोन लगाओ, फोन लगाओ, हमें बात करो जो भी ऊपर, जिससे भी हो जो देखते हो इसको। हाँ बात करो हमें। आदर्श को बोलो, फिर से पोल करो आप लोग। दिक्कत आ रही है हाँ नहीं? बात करवाओ उनसे, पोल करवाएं कि नहीं करवाएं? क्या मतलब ये सब खिलवाड़ करने से? ये ऐप की प्रॉब्लम बाबू, यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को ये दिख रहा है लेकिन पोल नहीं जा रहा। पोलवा नहीं चला, हमारे खुद है, उन्होंने पूछा था। 162 बुलाओ, रीति से बुलाओ। रेडियो संचार के लिए उपयुक्त परत कौन सी है? नहीं आप जो कहो। ये देखो मेरा वाला पोल भी नहीं चल रहा है, जो मैं आपको भेजता हूँ। ये चल रहा है, हर क्वेश्चन में ये आ रहा है, देखो। बाबू किसी तरह निपटा लें क्या इसको? और क्या बताएं? फोन लगाओ, फोन लगाओ। जो भी हूँ, जो ऊपर हेड हूँ, उन्हें लगाओ। देखो हर क्वेश्चन में। हेलो, आत्मा से बात करो। तो ये पोल की क्या समस्या है सर? आप ही बात कर लो, उन्हें बता दो कि ये बच्चा पूरा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहा है भाई। देख लो कैसे, ये कहीं पे नहीं, ये देखो।
और ये हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है शुरू से ही। मुझे खुशी मिश्रा, शिवम, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अन्य कुमार, सईमा फैन, राकेश कुमार चंद्रवंशी, आकृति कुमारी, डीके शिव कुमार, सागर कुमार। चलो क्या करें? नहीं चल रहा तो वो चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जैसे मैं पूछता हूँ ना बच्चों से कि कोई डाउट, कोई समस्या, कोई ये देखो चलने लगा, ये देखो फिर इधर देखो फिर से। हेलो बोले नहीं लुट गया, बर्बाद हो गया। फाइनल पोल इधर देखो। चलिए तो टॉप पर 54, 52, 284, नाम तो नहीं पता, खुशी मिश्रा, आरुषि, आर्यन, शिवम कुमार, साइना, फरजीना परवीन, राकेश कुमार चंद्रवंशी, सागर कुमार, काजल कुमारी, अजय। तो बाबू ये रहा आज का आपका पोल। पोल में तो आपको भी मजा नहीं आया, मुझे भी नहीं मजा आया, है ना, क्योंकि जब पोल ही नहीं जा रहा था तो बच्चे जवाब कैसे आप लोग दे पाएंगे, लेकिन ठीक है फिर भी जैसा भी रहा। तो 54, 52, 284 इन्होंने टॉप किया। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।